अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको जो आज ईद मना रहे हैं। और उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ ईद मनाई। यहाँ बरतानिया में मेजॉरिटी इलाक़ों में कल ही ईद मनाई गई। कुछ लोग हैं जो आज मना रहे हैं, पाकिस्तान में भी आज मना रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। मैं गुज़श्ता रोज़ जब ईद की नमाज़ पढ़ने गया एक मस्जिद में, तो वहाँ ये मुझे बड़ा खुशगवार मंज़र था। यानी कि आप मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो लोग खड़े हुए थे वेलकम करने के लिए, ईद मुबारक कहने के लिए। तो एक अंग्रेज़ जो ग़ालिबन नौ मुस्लिम अभी मुसलमान हुआ था और बहुत शौक़ से उसने वो शलवार कमीज़ पहना हुआ था और बाहर वो मस्जिद के खड़ा सबको ईद मुबारक, वेलकम, कंग्रेट, इस तरह की बातें वेलकम कर रहा था। और बहुत अच्छा लगा उसके साथ मिलकर बात करके। उसके बाद खैर मस्जिद गए, अंदर जाके नमाज़ पढ़ी और जब बाहर निकला तो मेरी नज़र इस नोटिस पे पड़ी। इस नोटिस के मुताबिक एक ख़ास बस वो यानी बरेलवी और देवबंदी होना चाहिए जो यानी तंजीम इस मस्जिद को चलाती है। उस मस्जिद के इंतज़ाम में अगर कोई हिस्सा लेना चाहे तो उसका इस ख़ास फ़िरक़े से होना बहुत लाजमी है। कोई और दूसरे फ़िरक़े का मुसलमान या काफिर या दहरिया वो एक ही ब्रैकेट में आता है और वो यानी इंतज़ाम में शामिल नहीं हो सकता। अब मेरी हिम्मत सच्ची बात है हुई नहीं बाहर निकल के मैं दोबारा इस अंग्रेज़ को रोकता और पूछता कि मुसलमान तो हो गए हो, वेलकम भी कर रहे हो, लेकिन किस फ़िरक़े के हो? इसी फ़िरक़े के हो यानी ये फ़िरक़ा जो पाबंदी लगाता है कि इस मस्जिद के अफेयर्स को चलाने में, अगर आपका फ़िरक़ा ये नहीं है तो फिर आप नहीं इसमें दाखिल हो सकते। मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक और चीज़ जो अच्छी लगी वो ये लगी कि बाहर जब निकला तो वहाँ खड़े हुए दोस्त और रज़ाकार और वो स्वीट्स बांट रहे थे बच्चों में, मतलब वो बाल्टियाँ लेके और वो उसमें स्वीट्स बच्चों को, ख़वातीन आई हुई थी और सब ने इकट्ठे, यानी फैमिली का एक एनवायरनमेंट था, सब ने इकट्ठे नमाज़ पढ़ी। बहुत खूबसूरत मंज़र था। और हमारे यहाँ तो आम ज़ाहिर है कि फितरी तौर पे आदमी का दिमाग जाता है कि वो आम तौर पे बस वो यानी माँ से भाई झीना झपटी होती है। मस्जिद के सामने भी एक यानी ज़ाहिर है कि मांगने वालों को एक हजूम होता है और वो सारा औरतों और बच्चों का हमने, बच्चे तो फिर आ जाते हैं लेकिन औरतों की तो बिल्कुल ही पाबंदी लगा रखी कि मस्जिद में आ ही नहीं सकती। तो एनीवे एक बहुत खुशगवार ईद की नमाज़ पढ़ने का तजुर्बा मुझे बरतानिया में हुआ, सेकुलर बरतानिया, जिसको काफिर 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 कहते हैं, हमारी ज़बान नहीं थकती। आगे चलें जी। अब ईद की तो बातें हो गई। मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक तो नया दौर का एक अभी हाल ही में उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। रज़ा रूमी और मुर्तज़ा सोलंकी जो हैं दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। दो बहुत अच्छी, यानी एक कैसर बंगाली साहब और यूसुफ नज़र साहब, उनके साथ एक इकॉनमी पे प्रोग्राम उन्होंने किया है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर देखिएगा। लुबे-लुबाब बेसिकली उसका ये है कि आप ये जो नई हुकूमत आई है, आप फौरी इलेक्शन करवा लीजिए, 10 इलेक्शन करवा लीजिए, किसी और को ले आइए। बल्कि उनके अल्फाज ये थे यानी कैसर बंगाली के और फिर यूसुफ नज़र के, कि आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक एक पार्टी ट्राई करते रहें, मर्ज़ी है आपकी। ये जो इकनॉमिक मॉडल मौजूद है इसके साथ नाकामी मुक़द्दर है, तबाही मुक़द्दर है, कोई उसको बचा नहीं सकता। अच्छा, अब ये जो वो मैंने देखा, इसके साथ मुझे मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूं कि एक मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं, बहुत अज़ीज़ दोस्त, जो कि एक बहुत ही यानी आला पाए के प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और पाकिस्तान के उन चंद स्कॉलर्स में शामिल हैं, उन असातिज़ा में शामिल हैं, उनका शुमार होता है, जिनको हार्वर्ड जैसा, यानी ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, वहाँ पे दाखिला किसी का मिल जाना, किसी को मिल जाना, मतलब शशि थरूर इंडिया के हैं, वो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या क्लास है उसकी। यहाँ का इस वक्त बाय द वे ये जो चांसलर है बरतानिया का, जिन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है, वो बहुत से मेरे दोस्तों ने लास्ट वीलॉग पे वो तलफ़ुज़ भी कराया था, ऋषि, मुझे रह जाता कि ऋषि कपूर का मैं फ़ैन हूँ तो मुझे ऋषि नाम याद रह जाता है। ये भी हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। हमारे जहाँ मतलब जो मतलब है कि जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, मतलब वो आज तक ये फ़ख्र बताते हैं कि वो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। अच्छा, वो जहाँ पढ़ने में फ़ख्र है, वो जिन प्रोफेसर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, ये वहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया की, दोनों बहुत टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ भी ये पढ़ा चुके हैं, आते रहे। डेनमार्क में पढ़ाने जाते हैं। मतलब इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो वर्ल्ड क्लास आप यूँ कह लीजिए। इनका जो ग्रेड है, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ 21 ग्रेड है, 21, मोस्ट सीनियर।
यानी जो घर इनको मिला हुआ है यूनिवर्सिटी की जानिब से, सरकार की जानिब से, उस बंगले का जो साइज़ है वो 14 कनाल है। 14 कनाल पे उनका घर है। अब ये बाहर आ गई बातें। कल उनकी मुझे कॉल आई और आप यकीन कीजिए कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर है कि पर्दा होना चाहिए, मेरे पास इजाज़त भी नहीं है कि मैं नाम लूँ उनका। और उन्होंने बड़ी फ़िक्रमंदी से कहा कि अब वो शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए मसला तो नहीं है यहाँ पे आना, तो आना चाहते हैं अब यहाँ मुस्तकिल तौर पे आना चाहते हैं। और उसकी वजह उन्होंने जो बताई, मैं हिल के रह गया। वो वजह ये थी कि वो कहते हैं कि 3 महीने हो गए हैं, जो तनख्वाह मिल रही है वो हाफ़ है, पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही। और किताबें चूँकि ये लिखते हैं अमेज़ॉन पे इनकी बुक्स हैं, लेकिन किताब से हमारा कितना ताल्लुक़ है, जो बिकती हैं अमेरिका यूरोप में बिकती हैं, तो उससे इतना गुजारा तो है कि सफ़ेद पोशी कायम है और एक मामला चल रहा है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे, घटाटोप अंधेरा है। और इकनॉमिक मॉडल और हमारे जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो हाथी कमरे के अंदर खड़े किए हुए हैं, हम अब भी तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं। तो ज़ाहिर है कि चूँकि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको मालूम है कि क्या होने जा रहा है। और मैं हिल गया। एक ग्रेड 21 ऑफिसर जिसका सरकारी बंगला 14 कनाल का है, जिसको पढ़ाने के लिए दुनिया की 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हार्वर्ड अमेरिका में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड बुला चुकी हैं, बुलाती रहती हैं, डेनमार्क में यूनिवर्सिटीज़ बुलाती रहती हैं, जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ बुलाती रहती हैं, यानी ये विजिटिंग फैकल्टी कहिए। वो आदमी ये कह रहा है कि इकॉनमी, मतलब ये कि तनख्वाह आधी मिल रही है, गुजारा नहीं है, और अशियाई ज़रूरत जो है वो इतनी महंगी हो चुकी हैं और आगे होने जा रही हैं कि वो समझते नहीं है कि मतलब उनका इस आगे तनख्वाह में या थोड़ी किताबों की आमदनी से गुजारा हो पाएगा। अभी तक तो चलता फिरता बंदा भागता है, लेकिन आदमी सोचता है कि मैं क्या करूँगा रिटायरमेंट के बाद। उस हुकूमत की नौकरी जहाँ हुकूमत ही आधी तनख्वाह दे रही है। ये और इसके साथ वो नया दौर का वीलॉग देख लीजिए तो फिर मालूम हो जाता है कि ये बेचैनी और ये मायूसी किस लेवल पे कहाँ तक जा चुकी है। अच्छा, इज्तमाई तौर पर अगर ख़ुद फरामोशी की कोई मिसाल हिटलर की कौम के बाद, यानी जिस तरह से वो एक अपनी एक दुनिया में रहते थे, उनका हकीकत से ताल्लुक़ ही कोई नहीं था, जब तक सारी दुनिया ने आके मार मार के उनको हकीकत की दुनिया में फिर लेके आए ना। अब सही फिगर कभी सामने नहीं आता। ये तो है ना कि इतने करोड़ मर गए, इतने लाख मर गए, ये भी एस्टिमेटेड फिगर्स ही होते हैं। बहरहाल वो कीमत पे करने के बाद फिर समझ आई उन्हें कि हाँ यार गल तो ठीक ही कहते सन। अब आज जर्मन से आप जाके पूछे हैं कि हिटलर के ज़माने के तुम्हारे अबाउजदाद थे, इन्हीं के अबाउजदाद थे ना, तो वो ये बिल्कुल इस तरह ही आज के हमारे पाकिस्तानी जुर्नियों की तरह यही नारे लगाते फिरते थे। तो फिर कैसा रहा तजुर्बा? तो वो जर्मन ऐसे कानों को हाथ लगा के कहेगा नेवर अगेन, नेवर अगेन। वो इसलिए कहेगा क्योंकि उन्होंने अपनी तबाही और गलती से सीखा है। हम इसलिए नहीं कहते कि हमने अपनी 71 के बाद भी हमने इनकार कर दिया कि हम हकीकत की आंखों में आंखें नहीं डालेंगे, हमने नहीं सीखना। तो नतीजा ये है कि वही हालात दोबारा पैदा हो चुके हैं। अब मामला ये है कि जो शहर में लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट अब उन पे आना है, क्योंकि शहर में ना तो आप गंदू पैदा होती है, शहर में ना टमाटर पैदा होता है, शहर में तो बासिवाय पैसे के कुछ नहीं है ना। यानी आपने तो, आपके पास अगर आप शहर में रहते हैं तो पैसा ही है आपके पास, और पैसे के अलावा क्या है कि आपने जाना है भाई, आपको अंडा भी चाहिए तो आपको पैसा ही खर्चेंगे तो अंडा आएगा। आपने तो घर में मुर्गी भी नहीं पाल रखी। अच्छा, कंट्री साइड में तो वहाँ ये है ना कि देहात में तो चलो मुर्गियाँ हैं, बकरे हैं, थोड़ा अपने मवेशियों के साथ वो गुजारा कुछ कर ले, कुछ जो पानी के साथ रोटी खाने का आदी है वो कर लेगा। लेकिन बाकी ये जो चीखती चिल्लाती बर्गर क्लास है और उसके ऊपर वाले लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये सोचना कि ये जो हम मैं वीज़े लगवा रखे हैं जी 10-10 साल के, 5-5 साल के मल्टीपल वीज़े हैं, जैसे ही यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हम जहाज़ पकड़ के निकल जाएंगे, जहालत की इंतहा है ये। उन्हें कोई किताब से दिलचस्पी है, चलो ना सही, को नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी है वो भी नहीं वो देखते। खुदा ना खास्ता जो वक्त पाकिस्तान में आ रहा है उसमें जब ये ऑर्डर, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, ये ऊपर नीचे होगा तो भागने की फिर मोहलत किसी को नहीं मिला करती। ये वीज़े शीज़े ये सब कुछ फिर रह जाते हैं। ये श्रीलंका में जो भागा है अभी, वो उसका सदर था इसलिए भाग गया, सदर के साथी सूथी नहीं भागे सारे नहीं भागने में कामयाब होते। हम इस तरफ जा रहे हैं। आगे तेल की जो कुकिंग ऑयल है इसकी किल्लत पैदा होने जा रही है, गंदम की किल्लत पैदा होने जा रही है, प्याज की किल्लत पैदा होने जा रही है। अब आप कितने ही बड़े घर में रहते हो, महल में रहते हो, 56 करोड़ का लिया है या 56 लाख का लिया है छोटा सा कमरा, वो एक हो जाएंगे। जब वो आती है ना इस तरह की सूरत हाल क्राइसिस, तो वो फिर एक हो जाते हैं, मसावत आ जाती है। क्योंकि वजह यह है कि मिसाल के तौर पे आपका बहुत बड़ा घर और बंगला है, अगर बिजली नहीं है वहाँ तो वो 56 करोड़ का बंगला किस काम का है?
क्योंकि अगर घर में जनरेटर लगा रखा है तो तेल ही नहीं मिल रहा या गैस भी नहीं आ रही। तो अब उस 56 करोड़ के बंगले में आपने क्या करना है जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, ना गैस है ना बिजली है। करोड़ों रुपए टेक्निकली बैंकों अकाउंट में तो होंगे, लेकिन वो निकलवा नहीं, बैंक मौजूद नहीं होगा अमला देने के लिए पैसा। और वो पैसा अगर आ भी जाए तो वो पैसा जेब में रख के फिर आप घूमते रहेंगे, अशियाए ज़रूरत दुकान पे चीज़ ही अवेलेबल नहीं है तो फिर कहाँ से लेंगे। ये वो हालात हैं जो बनने जा रहे हैं, बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं। और हमारी सारी दिलचस्पी इस बात में है कि समी इब्राहिम को किसी खुसरे ने कल बड़ा मारा है। इमरान रियाज खान जो है वो उसको ज़मानत हो गई है ईद पे, लेकिन बस 3 दिन का मामला है, इसको दोबारा पकड़ना है। नवाज शरीफ जो है उसको बहरहाल कामयाबी से पाकिस्तान से बाहर रखा है, वापस नहीं आने दिया। मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक बड़ी अवामी ताकत, एक अवामी लीडर बनती जा रही थी, तो उसके विंग्स क्लिप करके उसको घर पे बिठा दिया है। अब तो हमजा और शहबाज के साथ हम मामला करेंगे। ये मामलात है हमारे यहाँ, बिल्कुल ये मामलात है, कोई आगे देखने को तैयार नहीं है। IMF मतलब अब राना सनाउल्लाह का मैं कोई यानी बेबसी का एक बयान पढ़ रहा हूँ तीसरी चौथी दफ़ा कि IMF पहले वो तिगनी का नाच नचा रहा है, आज उसने कहा है कि तिगनी का नाच नचा रहा है। और IMF याद रखे कि हम कोई मामूली चीज़ नहीं है, हमारे पास एटम बम है। तो इसका मतलब यह है कि डेस्परेट होकर वो रो रहा है कि IMF हमारे कंट्रोल में नहीं है। राना सना जब ये कहता है तो दरअसल वो ये बता रहा है कि भाई न्यूक्लियर कंट्री में अगर ऑर्डर टूट गया, कलैप्स आ गया, एनर्की आ गई, तो ये न्यूक्लियर असासे जो हैं ये तो फिर हम चला देंगे दुनिया के ऊपर। तो ये ज़रा सोच लो कि हमें पैसा देना है। ये डेस्परेशन की इंतहा है और इंतहाई ख़तरनाक बयान है, इंतहाई ख़तरनाक बयान है। दुनिया में इसका मतलब ये जाएगा कि तुम हमें ये धमकी दे रहे हो कि तुम्हारे यहाँ अनार्की आ रही है, क्लैप्स आ रहा है, तो बैटर बम चला दोगे। जिसका मतलब ये है कि अगर वो हालात पैदा हो गए जो अब होने जा रहे हैं अगले 2 या 3 महीनों में, तो दुनिया जो मदद के लिए आएगी वो मदद हमारी नहीं होगी, वो मदद उनकी अपनी होगी और वो ये न्यूक्लियर होगा, वो जॉइंट कंट्रोल मांग लेंगे, ये होगा। तो बहरहाल मैं अब ईद का दिन है, मैं इससे ज़्यादा क्या अच्छा नहीं लगता इस तरह की गुफ्तगू को करना, लेकिन मैं क्या करूं कि एक तबाही सामने नज़र आ रही है। क्या मैं भी आंखें बंद करके उन्हीं लोगों की तरह झूमना शुरू कर दूं कि नहीं जी नहीं, पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना था और ये इस्लाम का किला है, लिहाजा इसे कुछ नहीं हो सकता। 71 में टूट गया था बनने के 24 साल के बाद, और हमने उस तारीख़ का सबक ये सीखा कि हम ये कहते हैं कि 27 रमज़ान को बना था, कभी नहीं टूटेगा, टूट चुका, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। तो चले बहरहाल अब क्या हो सकता है, हम तो दुआ तो कर सकते हैं ना। तो बस अल्लाह रहम करे जी पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के हमसायों को अल्लाह ताला, और मौजूदा सियासतदान हो या कोई भी निज़ाम हो, अगर इस क्राइसिस से निकाल के ले जाएँ तो एक मौजज़ा होगा, यही कह सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, दुनिया भर को, अमेरिका बरतानिया समेत शादराबाद रखे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।